राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। देखिए, आप इस बात को गर्व से कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। कारण ये है कि इस समय जहां पर दुनिया भर के अंदर कई अलग अलग तरह की प्रॉब्लम से लोग जूझ रहे हैं, तो वहीं पर भारतीय बड़े आराम से अपने वो सारे गोल्स पूरे कर पा रहे हैं जो हम करना चाहते हैं। इवन भारत के अंदर इस समय सबसे बड़ी खबर ये बन रही है कि फलाने हाईवे पर ये 2 बड़े गड्ढे हो गए। सोचिए, इस समय हमारी सबसे बड़ी क्राइसिस क्या है कि हमारे नए हाईवे पर ये 2 गड्ढे हो गए। यही हमारे यहाँ सबसे बड़ी खबर है। जबकि अगर बात की जाए सुपर पावर देश अमेरिका की, तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उनका जो स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व है, वो 40 सालों के सबसे न्यूनतम स्तर पर आ चुका है। सोचिए एक बार, क्या भारत में ऐसा कुछ आपको देखने सुनने के लिए मिला? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, जहां से लगभग दुनिया भर का 20% क्रूड ऑयल ट्रांसपोर्ट होता था। लेकिन क्या आपको कभी किसी पेट्रोल पंप वाले ने कहा कि यार अभी मत भरवाइए, अभी शॉर्टेज चल रही है या अभी हमारे पास उपलब्ध नहीं है? नहीं ना। साथ ही इस तरह की कोई कमी आपको भविष्य में फेस ना करना पड़े, इस वजह से भारत ने अपने क्रूड ऑयल का इंपोर्ट इतना मजबूत कर लिया है कि वो पिछले 1 सालों के लगभग हाईएस्ट स्तर तक पहुंच चुका है। यानी पिछले 1 सालों में हमने इतना क्रूड ऑयल मंगवा कर नहीं रखा जितना कि इस समय मंगवा कर रख लिया गया है। तो कहने का मतलब, आपका आज भी सुरक्षित है और आपका कल भी सुरक्षित है। आपने एक चीज और नोटिस की होगी, भारत ने भी जब ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के ऊपर लगातार अटैक्स किए, तो उनके सभी प्रमुख शहरों में आपने सायरन वगैरह की आवाजें सुनी होगी। यही चीजें हम लोगों ने यूक्रेन में देखी, यही चीजें हम लोगों ने ईरान में देखी। इन सब को छोड़ दीजिए, यही परिस्थितियां हम लोगों ने इसराइल के अंदर भी देखी, जिसके पास डिफेंस सिस्टम्स की कोई कमी नहीं है। उसके हर क्षेत्र में ड्रोन अटैक्स हुए, मिसाइलों से अटैक्स हुए, और हम लोगों ने अफरा तफरी का माहौल देखा। पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में हम लोगों ने इस तरह के अटैक्स देखे। यूएई जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर भी हम लोगों ने अलग अलग ड्रोन्स और मिसाइलों से अटैक्स देखे। लेकिन क्या ऑपरेशन सिंदूर में 1000 हमले करने के बावजूद पाकिस्तान भारत के ऊपर इस तरह का कोई अटैक करने में सक्षम रहा क्या? नहीं। कहने का मतलब, हमारी डिफेंस पावर भी दुनिया में सबसे सॉलिड है। जबकि आप रूस की भी बात कर लीजिए, जिस रूस से हम लोग S-400 लेकर इस्तेमाल करते हैं, जिसका पिचोरा एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, उसकी यहाँ ये स्थिति बनी हुई है कि लगातार यूक्रेन उसकी अलग अलग ऑयल रिफाइनरीज के ऊपर अटैक कर रहा है। वैसे तो कई तरह के गंतव्यों पर अटैक किए जा रहे हैं, लेकिन ऑयल रिफाइनरीज को स्पेशली टारगेट किया गया है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। अगर कुछ ओपन सोर्सेज की रिपोर्ट हम लोग देखें, तो इसमें यह बताया जा रहा है कि रशिया में कुल छोटी बड़ी सब कुल मिलाकर 80 से 90 रिफाइनरीज है। वहीं पर जो बड़े ऑयल रिफाइनर कॉम्प्लेक्स हैं, इनकी संख्या 30 से 35 मानी जाती है। तो कहा जा सकता है कि ये जो 30 से 35 कॉम्प्लेक्सेस हैं, यही वो प्रमुख रिफाइनरीज है जो कि रशिया की पूरी आपूर्ति करती है। आम रशियंस को भी पेट्रोल डीजल इसी से मिलता है। तो ये लोग पेट्रोल डीजल जब एक्सपोर्ट करते हैं, वो भी यहीं से रिफाइंड होकर फिर एक्सपोर्ट किया जाता है। लेकिन इनके ऊपर भीषण अटैक चुके हुए हैं। इन अटैक्स में बताया ये जा रहा है कि 20 से अधिक लगभग बड़ी रिफाइनरीज दायरे में आई है, जो कि कुछ दिन, कुछ महीने या कुछ सालों के लिए बंद पड़ चुकी है। यानी उन्हें दोबारा से रिपेयर करके उन्हें ऑपरेशनल बनाने में समय लगेगा। इन सब का नतीजा देखने के लिए ये मिला कि रशिया, जो कि भारत का इस समय 50% तक का लगभग मान लीजिए क्रूड ऑयल का आपूर्तिकर्ता बना बैठा है, उसके यहाँ के पेट्रोल पंपों के ऊपर ऐसी भीड़ लगी हुई दिखाई दे रही है। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ना, ये इस समय सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहा है और बताया जा रहा है कि ये स्थिति बन चुकी है रशिया के अंदर। क्या आपने कभी भारत के अंदर इस तरह की परेशानियां देखी? नहीं। जानबूझकर कियोस्क मचाया गया, अफवाहें फैलाई गई, पेट्रोल डीजल की कमी को लेकर बातचीत की गई। इसके बाद अफरा तफरी तो देखने के लिए मिली, लेकिन वो टेम्परेरी थी, अलग अलग शहरों में थी और शॉर्ट टाइम के लिए थी। एक दिन के बाद इस तरह की कोई परेशानी हमें देखने सुनने के लिए नहीं मिली, पैनिक बाइंग के बावजूद। इसीलिए बताया ये जा रहा है कि भारत के द्वारा रिफाइंड ऑयल का एक्सपोर्ट रशिया को किया जा रहा है। और वो जो 60,000 टन पेट्रोल डीजल भारत के द्वारा भेजने की बात निकल कर आई थी सामने, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, उसकी यहाँ पर बताया जा रहा है कि पुष्टि हो रही कि देखिए वाकई में रशिया बहुत परेशान है। इस वजह से भारत के द्वारा ये चीजें एक्सपोर्ट की जा रही है। ये जो नायरा एनर्जी है या फिर जामनगर में रिलायंस की दूसरी जो रिफाइनरीज वगैरह है, ये बताया जा रहा है कि अपनी क्षमताओं के आधार पर रशिया को रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट कर रही है। तो मैंने आपको खबर के साथ साथ कंपेयर करके भी बता दिया कि हमारे सामने किस तरह की परिस्थितियां हैं, वो हाईवे पर 2 गड्ढे, और दुनिया भर के अंदर किस तरह की समस्याएं हैं, सुपर पावर अमेरिका से लेकर सैन्य सुपर पावर रशिया और इजराइल तक में, वो भी मैंने आपको बता दी। चलिए आगे कुछ और खबरों को लेकर डिस्कस कर लें। अगर वीडियो अभी तक अच्छा लगा हो तो प्लीज आप लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली खबर की अगर बात की जाए तो ये भी रिफाइनरी से जुड़ी हुई है। देखिए, एक वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भारत और रशिया ईच अदर बहुत अच्छा कर सकते हैं क्रूड ऑयल के क्षेत्र में। भाई, रशिया के पास क्रूड ऑयल की कोई कमी नहीं है। साथ ही अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास रिफाइनिंग कैपेबिलिटी जबरदस्त है। यानी
भारत अपनी बहुत बड़ी जनसंख्या को भी पेट्रोल डीजल प्रोवाइड करा सकता है, साथ ही वो इतना और रिफाइन कर सकता है कि उसे दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर सकता है। और एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा, जब रशिया यूक्रेन वॉर पीक पर था, उस समय अमेरिका हो या फिर यूरोपियन देश हो, इन सभी को बहुत बड़ी क्वांटिटी में भारत के द्वारा ये गैसोलीन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए गए थे। अब मैंने आपको यही बताया था कि देखिए आने वाले समय में सारे क्राइसिस वगैरह दूर हो जाएंगे, एकदम से सबकी सप्लाई चेन ऐसे आसानी से पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर भारत के पास एक मौका रहेगा कि रशिया का क्रूड ऑयल कंटिन्यूटी में लगातार खरीदा जाए, उसे भारत के अंदर भारी मात्रा में रिफाइन किया जाए और बाद में गैसोलीन उत्पादों को एक्सपोर्ट भी किया जाए। और देखिए अब तो एक्सपोर्ट के लिए हमारे पास एक नया गंतव्य और आ गया, यानी खुद रशिया से ही क्रूड ऑयल लेकर रशिया को ही गैसोलीन आप एक्सपोर्ट करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बीच में सारा प्रॉफिट आपका। अमेरिका यूरोप तो आपके पास पहले से ही है। तो बताया ये जा रहा है कि इस फील्ड में भारत की नजर पड़ चुकी है। जी हाँ, और भारत ने अपनी रिफाइनिंग कैपेबिलिटी को और मजबूत करने की तैयारियां कर ली है। इसको लेकर कुछ संकेत मिले हैं, यानी आने वाले समय में भारत के अंदर तो आप छोड़ दीजिए, कोई कमी आएगी ही नहीं, लेकिन हम लोग कितने भी क्राइसिस के दौर में विदेशों में भी भारी मात्रा में गैसोलीन को एक्सपोर्ट कर पाए, इसके लिए बड़ी संख्या में रिफाइनिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। इसी को लेकर बताया ये जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी राजस्थान के बाड़मेर में HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड, इसकी एक नई ग्रीनफील्ड रिफाइनरी का उद्घाटन करने जा रहे हैं। इसकी ईयरली कैपेसिटी बताई जा रही है 90 लाख मैट्रिक टन। अच्छा, इसके पीछे कारण भी बताए जा रहे हैं। हरदीप सिंह पुरी साहब, जो कि हमारे ऑयल मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये बताया गया कि देखिए इस तरह की ग्रीनफील्ड परियोजनाएं भारत के लिए काफी उपयुक्त है, क्योंकि अगर स्पेशली अमेरिका की बात की जाए तो 1976 के बाद इस तरह की कोई बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना वहां पर शुरू नहीं की गई। इन लोगों ने एनवायरमेंट के नाम पर इन सब चीजों को बंद कर दिया। अगर यूरोप की बात की जाए तो वहां पर भी इस तरह की रिफाइनरियां लगभग बंद हो चुकी है। वर्ष 2030 तक 10 से 15 लाख बैरल रोज रिफाइन की जाए, इतनी कैपेसिटी को ये फिर से बंद करने जा रहे हैं। तो कहने का मतलब अमेरिका हो या फिर यूरोप हो, ये आगामी समय में गैसोलीन के लिए दूसरे देशों के ऊपर ही निर्भर होने जा रहे हैं। तो यहीं पर नाम आएगा भारत का। भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमताओं को इतना और मजबूत कर लेगा कि वो हर परिस्थिति में अमेरिका यूरोप जैसे देशों को रिफाइंड ऑयल एक्सपोर्ट कर पाए लगातार बिना किसी बाधा के। तो इससे हमारे रिफाइनर्स को बूस्ट मिलेगा, उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ेगा, हमारे यहाँ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, साथ ही ये ताकतवर देश भारत के ऊपर निर्भर भी होंगे। इसके लिए बताया ये जा रहा है कि भारत की तैयारी ये है कि वर्ष 2030 तक वैश्विक स्तर तक लगभग 42 लाख बैरल पर डे हमारी रिफाइनिंग क्षमता हो, ये टारगेट लेकर चल रहे हैं। अभी फिलहाल भारत की अगर बात की जाए तो 25.8 करोड़ मैट्रिक टन सालाना की क्षमता हमारी है। वर्ष 2028 तक इसे हम लोग 31 करोड़ मैट्रिक टन तक पहुंचा देंगे और वर्ष 2030 तक जैसा मैंने आपको बताया कि 42 लाख बैरल हम इसे पहुंचा दें, ये हमारा टारगेट होगा। जबकि बीच में लगभग 16 लाख बैरल पर डे रिफाइनिंग की क्षमताएं हमें बंद भी करनी होंगी, यानी जो रिफाइनरीज पुरानी वगैरह हो गई हैं उन्हें हम बंद कर देंगे। इसके बावजूद हम लोग हमारी क्षमताओं को इस स्तर तक बढ़ाएंगे। तो एक बहुत ही अच्छा कदम है। अब अंतिम और महत्वपूर्ण खबर की अगर बात की जाए तो ये पिनाका रॉकेट सिस्टम से निकलकर सामने आ रही है। देखिए पिछले लगभग 2 सालों से इस बात की चर्चाएं लगातार चल रही थी कि फ्रांस के द्वारा भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीदे जा सकते हैं, क्योंकि इन्हें अपनी फिलहाल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। इनके अपने खुद के प्रोजेक्ट कुछ हद तक डिलेज हो रहे हैं, उनमें समय लगेगा। तब तक के लिए ये भारत से पिनाका रॉकेट सिस्टम खरीद सकते हैं, जो कि प्रिसीजन स्ट्राइक करते हैं और 120 किलोमीटर के आसपास ये आपको रेंज प्रोवाइड कराते हैं। हालांकि कुछ ही दिनों पहले खबर निकल कर आई, इस बात की पुष्टि हो गई जो मैंने आपको बताई भी थी कि फ्रांस के द्वारा ये पिनाका रॉकेट सिस्टम नहीं खरीदे जाएंगे। इसके बजाय वो लोग अपने स्वदेशी विकल्पों की ओर ही आगे बढ़ रहे हैं। अपने ही प्रोग्राम्स को इन्होंने कुछ हद तक फास्ट ट्रैक वगैरह कर दिया है और MBDA के साथ साफरान मिलकर इनके खुद के इंडिजिनस रॉकेट सिस्टम तैयार करेगी। लेकिन 1 सेकेंड, फ्रांस अपना रॉकेट सिस्टम तो तैयार करेगा, लेकिन इससे पहले एक बार पिनाका को जान ले कि पिनाका वास्तविकता में क्या है और पिनाका को छोड़कर कहीं फ्रांस ने गलती तो नहीं की। क्या थोड़े बहुत लिमिटेड नंबर्स में ऑर्डर देकर फ्रांस अपने लिए एक दुर्दांत वेपन खरीद सकता था? इसकी अपॉर्चुनिटी उसने मिस कर दी, क्योंकि देखिए DRDO के द्वारा एक वीडियो जारी किया गया है। इस वीडियो में 120 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका रॉकेट सिस्टम का ट्रायल दिखाया गया है, जो कि DRDO के द्वारा ही किया गया है, जिसमें आप इसकी प्रिसीजन स्ट्राइक को देख सकते हैं। टारगेट की ये कहां गिर रहा है ये आप अपनी स्क्रीन पर इस समय देख पा रहे हैं। ये है इसकी क्षमताएं, यानी आप न केवल क्विक और फास्टर अटैक कर सकते हैं इसके जरिए, न केवल आप 120 किलोमीटर की शानदार रेंज ले सकते हैं लाइक शॉर्ट रेंज में या टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल जैसा, बल्कि प्रिसीजन भी आप देखिए कि किसी इंडिविजुअल मिसाइल की तरह ही यह आपको दे सकता है। इतने प्रिसीजन के साथ ये टारगेट करने में सक्षम है। बताया ये जा रहा है कि भारतीय फोर्सेस के लिए ये वरदान साबित होगा। अगर फ्रांस खरीदता तो उनके लिए भी ऐसा ही काम करता।
और ये भारतीय फोर्सेस की जो डीप स्ट्राइक की कैपेबिलिटी है उसे काफी इनहांस कर देगा। मान लीजिए कि हमारे एनिमीज का कोई कंपाउंड पोस्ट है, कोई एयर डिफेंस सिस्टम है, आर्टिलरी कंस्ट्रक्शन है, या फिर इनके लॉजिस्टिक हब जैसे हाई वैल्यू टारगेट्स वगैरह हो, इन्हें आप सर्जिकल एक्यूरेसी के साथ न्यूट्रलाइज करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। आप सभी को याद होगा, मैं बांग्लादेश के संदर्भ में हमेशा ये कहता हूं, जब लाल मुनीर हाट एयरबेस को इन लोगों ने दोबारा से तैयार करने की कोशिश की, जिसमें चाइना इनकी मदद कर रहा है, यहाँ पर कई तरह के अमेरिकन इक्विपमेंट्स भी लगेंगे। मैंने आपसे बताया था कि ये हमारी रेंज में आता है, आर्टिलरी रेंज में ही, और अगर किसी प्रकार का कोई फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाता है तो हम इसे शुरुआती राउंड में हमारे पिनाका रॉकेट सिस्टम से ही न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। अब इतनी भयंकर प्रिसीजन स्ट्राइक अगर करने की क्षमता ये आपको देगा, जिसे सर्जिकल प्रिसीजन कहा जा रहा है, तो आप समझिए कि ये डीआरडीओ के द्वारा क्या बना दिया गया है। इसी तरह से लगातार हम लोग हमारे रॉकेट सिस्टम की रेंज वगैरह बढ़ाते जाएं, प्रिसीजन का ध्यान रखते हुए सॉलिड इंजीनियरिंग का प्रदर्शन करते जाएं, और इसी के साथ अगर हम लोग 300 किलोमीटर रेंज वाले पिनाका रॉकेट सिस्टम बना लेते हैं तो मान लीजिए कि वो हिमार्श को हर हाल में चुनौती देने के लायक होगा। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।